नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार दौरे को लेकर है, जहां उन्होंने बागड़ बेल्ट की 23 सीटों के लिए प्रचार किया। दूसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर है, जहां उन्होंने हरियाणा चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस को समस्याओं की जड़ बताया है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो को लेकर है, जहां कांग्रेस ने मुख्य तौर पर 7 वादे किए हैं। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर है, जहां यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं में अनबन देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां उनकी ओर से 23 सीटों वाली प्रदेश की बागड़ बेल्ट को साधने की कोशिश की गई। बता दें कि बागड़ बेल्ट में चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के अलावा जींद की 2 सीटें आती हैं। इसी के साथ ही मोदी के मंच पर सभी 23 उम्मीदवार देखे गए, जहां उनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के दिग्गज नेता भी साथ रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए कांग्रेस को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम कांग्रेस अपने सीएम फेस का घोषित करके बताए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, पीएम मोदी का यह तीसरा हरियाणा दौरा है, विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे दौरे पर हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? 23 सीटों को साधने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। एएल जी, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माफ कीजिएगा, एएल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां उनकी ओर से 23 सीटों वाली प्रदेश की बागड़ बेल्ट को साधने की कोशिश की गई। बता दें कि बागड़ बेल्ट में चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के अलावा जींद की 2 सीटें भी आती हैं। मोदी के मंच पर सभी 23 उम्मीदवार दिखे। उनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के दिग्गज नेता के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नायब सिंह सैनी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बताते हुए कांग्रेस को सीएम फेस घोषित करने के लिए चैलेंज किया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एएल जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे हरियाणा दौरे पर हैं, 23 सीटों के उम्मीदवार उनके साथ मंच पर साबित हैं, 23 सीटों को उनकी ओर से साधने का प्रयास किया गया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा की ये जो सीट है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न जातियां इसमें शामिल हैं। और हरियाणा में जो बागड़ सीट आप बता रहे हैं, जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, जी क्योंकि हरियाणा की जो विधानसभा ये जो तभी कहते हैं कि जो बागड़ की धरती है वह सत्ता की एक तरह से चाबी होती है। मतलब जिसने यहाँ पर चुनाव कहीं ना चाबी उसी के हाथ तक देखी गई है। जी तो ये बहुत ही बागड़ जो बेल्ट है काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग इस सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि हो गया और से ने उनके सभी को बताया और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने की। और उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार वोट करें और कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएं। जी जी एएल जी, बागड़ बेल्ट में जैसा कि जींद की 2 सीटें भी आती हैं, जिसमें से एक सीट पर जो अभी माफ कीजिएगा, गोल्ड मेडल जीतने से या सिल्वर मेडल जीतने से जो अभी महिला पहलवान जो रह गई थी, विनेश फोगाट, वह जुलाना से भी लड़ रही हैं। और
राजनीति में जाने के बाद उनका पहला यह चुनाव है और वह भी इसी क्षेत्र से आती हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस क्षेत्र में कोई बढ़त भाजपा को मिल सकती है? निश्चित देखिए, जो बागड़ है इसमें बागड़ सीट में करीब विधानसभा सीटें आती हैं जी और इसमें जींद जिले की 5, कैथल की 4, जी 5 जिले की टोहना सीट होती है जहां तक मुझे पता है। जी और इसमें कहीं ना कहीं 3 सीटें अभी जो पूर्व में जो थी इसमें वह भाजपा के पास थी जी और 8 सीटें जो थी वो जजपा के पास थी, लेकिन और कांग्रेस और निर्दलीय के पास एक एक सीट थी। तो आपने देखा होगा कि इसमें जब जो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला और जेपी के रूप में बड़े चेहरे इन सीटों पर लड़ चुके हैं और भाजपा जीत के विधायक जो थे वह कृष्ण मिड्डा कैथल से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और विधायक लीलाराम और पूर्व मंत्री कमलेश टाडा के भरोसे वह इस बार चुनाव में उतरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जजपा जो होती थी यहाँ पर पार्टी, वह सबसे यहाँ पे मजबूत पार्टी पुरानी विधानसभा में मानी गई थी। लेकिन जब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी जब यहाँ से जीत के लिए और अपना खुद दावेदारी यहाँ से की, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखा गया जजपा का। लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन कर सत्ता में रहने के बाद ये कहीं ना कहीं समीकरण जो है वह बदल गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 13 सीट पर जब 13 सीट में से 8 सीटों पर जजपा ने इस पूर्व में चुनाव जीता था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया है। और जो बागड़ सीट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्थान, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीट है इसमें ज्यादातर ये जाट बाहुल बेल्ट कहलाता है, जाटों की यहाँ पर जाट समाज के लोग ज्यादा हैं और वहां से ही कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका यहाँ देखी जाती है, क्योंकि जो अलग अलग सीट है जो बाहुल से जो जाट बाहुल क्षेत्र हैं उसमें रोड, गुर्जर, ब्राह्मण, सैनी, वैश्य बिरादरी के अधिक मतदाता हैं इन सीटों पर। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर दलित मतदाताओं और जजपा और इन लो दलित जो हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा काफी महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि जैसा कि आपने कहा, सत्ता की चाबी बागड़ बेल्ट कौन जीतता है और सत्ता किसके हाथ आती है। बहुत शुक्रिया आयल जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने कांग्रेस को देश के विभाजन और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं ने 76 लड़ाइयां लड़ी हैं। कांग्रेस जिस विवाद का समाधान 65 साल में नहीं करवा पाई, उसे पीएम मोदी ने समाप्त कर दिया। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को समस्या की उपमा देते हुए देश की सभी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया और जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर कमजोर करने की भी बात कही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, योगी आदित्यनाथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार पर हैं। इस दौरान राम मंदिर का जिक्र उनकी ओर से किया गया और कांग्रेस पर लगातार 12, माफ कीजिएगा, जो उनके बयान हैं उनसे प्रहार किया गया है। लगातार उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं। इसे किस प्रकार से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभाओं को संबोधित करने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आज जनसभा की गई है उसमें उन्होंने बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए हैं और इसके साथ ही तमाम आतंकवादी घटनाएं भी कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। कई लंबे समय तक यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन धारा 370 नहीं हटा पाई। आज वो वक्त है कि धारा 370 भी हट गया है, आतंकवादी घटनाएं भी कम हो गई हैं, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी विश्वनाथ का उद्धार हुआ है। वही अब आगे लगातार जो है देश और प्रदेश का विकास हो रहा है।
पूर्व में जिस तरीके से लोगों ने देखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार हो या फिर नायब सिंह सैनी की सरकार हो, यहाँ गरीब, युवा, पीड़ित, शोषित किसान, नौजवानों को यहाँ वरीयता मिली है। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ लगातार विकास का काम किया है। आज हरियाणा का नाम विश्व के मानचित्र पर भी ऊपर है। वैसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ वोटों की अपील की है। उसके साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस समय समय पर इस तरीके की राजनीति करती रहती है जिससे यहाँ समाज में वैमनस्यता फैले। और अगर बात कही जाए कि जिस तरीके से यहाँ क्षेत्रीय लड़ाइयों की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन लड़ाइयों का जिक्र किया है वो जो इतिहास काल में रही है, इन्हीं बातों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। जी प्रशांत, राम मंदिर का मुद्दा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दोबारा उठाया गया है, उसको लेकर चर्चा भी की गई है और लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए कि जिस मुद्दे को 65 साल में खत्म किया जा सकता था उसे इतना लंबा चलाया गया। आखिर राम मंदिर का मुद्दा हरियाणा में कितना काम देगा? बिल्कुल अभिनव, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आरोप लगाया बिल्कुल सही है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस से लगातार जो विपक्षी दल हमलावर रहते हैं, ये एक शपथ थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोत्साहन और इसके साथ ही जो हिंदू संगठन थे वो लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर एक शताब्दी अगर बात की जाए तो ये संघर्ष दिखता है। लेकिन 500 शताब्दियों से लगातार ये संघर्ष जारी था और जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, वो वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में केवल एक कीर्तिमान नहीं रचा है। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में जिस तरीके से त्रासदी थी उत्तर प्रदेश का विश्व के मानपटल पर अगर कहा जाए, मानचित्र पर कैसे उन्होंने एक इतिहास रचा कि लोग उनकी सराहना करते थे। उसके बाद राम मंदिर का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर न्यायपालिका में उचित जो सबूत थे वो रखे और इसमें उसके बाद यहाँ राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ, राम मंदिर निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है और साथ ही साथ अन्य जो कांग्रेस के जमाने में विवाद के तमाम ऐसे कानून थे जिनमें संशोधन होना था, वह भी सब सरकार के रूप में हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तमाम कीर्तिमान रचे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था राम मंदिर का मुद्दा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन दोनों महान विभूतियों के रहते उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो सका है। कांग्रेस की तरफ से जो दलीलें दी जाती थी कि राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकारा जाता था, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा जाता था, वह सब चीजें कहीं ना कहीं अब बहुत बैक में चली गई है। राम मंदिर आज विश्व में एक अपनी पहचान रखता है और यह कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही पूरा हुआ है। बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा भी हरियाणा में याद दिलाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि वोटर किस ओर अपना रुख करते हैं हरियाणा में। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुख करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया है। मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने खटाखट 2000 रुपए, 25 लाख तक का फ्री इलाज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही 2 लाख सरकारी नौकरी, पंजाब हरियाणा के बीच विवादित सतलुज यमुना नहर को वापस लाने की भी घोषणा की गई है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि कांग्रेस लगातार चुनाव में अग्निवीर को शहीद का दर्जा न देने और पेंशन छीने जाने का विरोध करती रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें कहा जा रहा है कि 7 वादे पक्के इरादे, लेकिन ये 7 वादे भाजपा के वादों जैसे क्यों लग रहे हैं? देखिए, मेरा कहना इसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो जारी करा है, कांग्रेस पार्टी को उसके पहले उसकी फाइनेंशियल वर्किंग भी करनी चाहिए। 25 लाख तक का बीमा, 2000 रुपए हर महिला को खटाखट, जैसा आप अभी बता रहे थे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की आर्थिक स्थिति इस समय ये है कि वो अपने कर्मचारियों को सही समय पर तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। बाकी बेनिफिट देना तो दूर की बात है। तो राजनीतिक पार्टियों को इस तरीके की चीजें अनाउंस करने से पहले हरियाणा के फाइनेंशियल स्टेटस की वर्किंग करके ऐसी चीजें अनाउंस करनी चाहिए
जिससे कि जनता को धोखे जैसा ना लगे। क्योंकि उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में भी वादा करा था कि इतने पैसे मिलेंगे, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम सेंट्रल में जब आएंगे तो मिलेंगे। तो क्या उन्होंने जो वादा करा था उतने पैसे तेलंगाना में, हिमाचल में और कर्नाटक में मिलना शुरू हो गए? नहीं मिलना शुरू हो गए। वहां तो आपकी सरकारें हैं, तो जब आप वहां नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल, ओपीएस का भी बड़ा मुद्दा है। ओपीएस की भी घोषणा की गई है कि ओपीएस भी लागू की जाएगी। हालांकि जब कांग्रेस की ओर से राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में, जैसा आपने भी बताया कि इनमें ओपीएस जब लागू की गई तो कुछ स्थिति ठीक नहीं रही। मनीष जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि आप देश की विचारधारा के साथ चलेंगे। आप जो स्कीमें जनता के हित में लाना चाहते हैं वो जरूर लाएं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसका आर्थिक इम्पैक्ट राज्य पे क्या आएगा। क्या केंद्र सरकार उसमें कोई आपकी मदद करेगी? जब आपको मदद नहीं मिलेगी तो ये उन कर्मचारियों के संग धोखा है। हिमाचल के कर्मचारियों को इस समय आपने कहा आप लाभ ज्यादा देंगे, लेकिन आज उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, तो उस लाभ का कहाँ फायदा आया? तो ये पहले देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक फीजिबिलिटी क्या है इन घोषणाओं की, तभी इन्हें करा जाना चाहिए। बिल्कुल, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी तो देखी ही जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर माफ कीजिएगा मनीष जी, अगर भाजपा और कांग्रेस का एक कंपैरिजन किया जाए, अगर दोनों में तुलना की जाए दोनों के मैनिफेस्टो में, तो कई वादे ऐसे लगते हैं कि एक पेपर से उठाकर उनके कुछ शब्द बदलकर दूसरे पेपर में डाल दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना कि हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है। वो जनता को ऐसे लुभावने वादे देना चाहती है जिससे कि वो सरकार में आ जाए। फिर वो वादों की डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ये कौन जानता है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो 370 और 35A को वापस लाएंगे, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। फिर पूछे जाने पर वो कहते हैं हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, जब हमारी केंद्र सरकार आएगी तो लाएंगे। तो आप जनता को ऐसे वादे क्यों करते हैं जिसकी डिलीवरी आप खुद नहीं कर सकते या जिसकी डिलीवरी करने में आप सक्षम नहीं है? सारी राजनीतिक पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मैनिफेस्टो में ये नहीं बताते कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। केंद्र सरकार की 5 लाख की बीमा योजना चल रही है, आप 25 लाख की बीमा योजना लाओगे तो उसका आपके पास क्या रोड मैप है, क्या फंड की व्यवस्था है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, किस प्रोसेस से आप अस्पतालों को इम्पैनल करोगे, कैसे करोगे, इसका कोई जिक्र नहीं होता। ये सिर्फ चुनाव जीतने की प्रक्रिया है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं 28 तारीख को आज ये मैनिफेस्टो जारी होता है, 8 तारीख को वहां वोटिंग है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, ये बात की बात हो जाती है। मनीष जी, जैसा आपने कहा कि जो वादे कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो में किए गए हैं उनमें कई वादे हवाई भी लगते हैं, जमीनी स्तर पर लगता ही नहीं कि वह पूरे भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो हरियाणा के जागरूक लोग हैं या जो वहां का जो युवा है वह इन वादों पर भरोसा करेगा, कांग्रेस पर भरोसा जताएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जो कि देश का सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक कोई ऐसा मॉडल लेके आए अपनी योजनाओं का, जिसको वो कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में या फिर हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करके कहीं साबित तो करे। अगर उन्होंने जो वादे करे थे वो हिमाचल और कर्नाटक में साबित करते तो वो आज हरियाणा में ये कह सकते थे कि हम कर्नाटक मॉडल जैसी सरकार हिमाचल में चलाएंगे। लेकिन उन्होंने ना कोई ऐसा मॉडल डेवलप करा है, ना वो उसे सस्टेन कर पाते हैं, इसलिए वो हर राज्य में नई तरीके की घोषणा करते हैं। आप देखिए कि ओपीएस की घोषणा वो हरियाणा में कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ ये मुद्दा चलेगा। अभी वो दिल्ली के चुनाव में आएंगे 4 महीने के बाद, तो क्या वहां भी वो ओपीएस की घोषणा करेंगे? क्या और राज्यों में भी करेंगे? इसका उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जब आप देश के चुनाव लड़ रहे हो तो आपको अपने वादों में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप राज्य दर राज्य से चेंज करोगे तो वो देश की आर्थिक व्यवस्था से कैसे मैच हो? बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था देखना पहला जो कर्तव्य है वह आर्थिक व्यवस्था को ही देखना है, उसे सुदृढ़ बनाना ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां गिरौदपुरी से शुरू हुई यात्रा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्रियों ने दूरी बना ली है और दिग्गज दीपक वैज को पदयात्रा में अकेले छोड़कर वापस लौट गए। नेताओं के साथ फोटो खिंचाने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गिरौदपुरी में दीपक वैज ने कहा था कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, वहीं भाजपा नेताओं ने यात्रा को नौटंकी बताया है।
खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, न्याय यात्रा का कांग्रेस का आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का दूसरा दिन है और ऐसे में अनबन देखी जा रही है कांग्रेस के अपने ही नेताओं में, ऐसा क्यों? देखिए, कल से जो है कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है शुरू की गई थी, लेकिन इस न्याय यात्रा के पहले दिन में जो है पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद थे, पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद थे और तमाम मंत्रीगण जो पहले रह चुके कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन आज जैसे उसका दूसरा दिन शुरू हुआ, दीपक बैज जो है अकेले चलते हुए नजर आए थे वायरल वीडियो के अनुसार। इसलिए बीजेपी जो है लगातार आज सुबह से तंज कस रही और कह रही है कि जो है केवल दिखावे के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने ये जो न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू की, इसका कोई लेना देना राजनीति से नहीं है। कोई भी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किसी भी तरह का अच्छा संदेश नहीं जाएगा, जहां पीसीसी चीफ को अकेले छोड़कर जो है सभी नेता जो है अपने अपने कामों पे व्यस्त है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है, उसमें पीसीसी चीफ के अलावा कोई भी शामिल नहीं है। जिज्ञासा, जैसा कि कवर्धा की जो घटनाएं हैं और कवर्धा में जो कानून व्यवस्था है, या छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर उसे मुख्य सूत्र में रखकर, एक मुख्य विषय के तौर पर रखकर इस न्याय यात्रा को शुरू किया गया। और विडंबना यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर थे, वही इस न्याय यात्रा में नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वे इस वक्त जो है हरियाणा के चुनाव पे व्यस्त है। वे कल से ही जो है हरियाणा के दौरे पर है और माना जा रहा है कि आज शाम वे जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाणा से वापस लौट जाएंगे। उसके बाद कल से जो है वो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में दीपक बैज के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी में भारतीय जनता पार्टी जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ के लिए किया करते थे, छत्तीसगढ़ के न्याय की बातें करते थे, अब छत्तीसगढ़ की जो न्याय यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही शुरू की गई उसमें ही वो शामिल नहीं हो रहे थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को नौटंकी करार दिया, जिसका जो है और कह दिया है कि आने वाले जो ग्राम पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, उसमें किसी भी तरह का कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जैसा कि मान लीजिए भूपेश बघेल बाहर हैं, हरियाणा के दौरे पर हैं, वह वापस आएंगे, लेकिन अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की, या उन जैसे कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, उनके दूरी बनाने का आखिर कारण क्या है? आपसी मनमुटाव है या किसी तरह का कोई गुस्सा है? देखिए, आपसी मनमुटाव तो विधानसभा चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गया था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो यहीं से मतभेद जो है दिखना शुरू हो गया था। कई नेता जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं और बहुत से कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि जो मतभेद का दौर था वो विधानसभा चुनाव के समय में हो चुका था। लेकिन अभी जो न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा देखी जा रही है, उसमें कल जो है तमाम मंत्री, तमाम दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी के वे सभी दिखाई दिए थे। लेकिन आज जैसे इसका दूसरा दिन शुरू हुआ, दीपक बैज पीसीसी चीफ जो है अकेले न्याय यात्रा पर दिखाई दिया। कोई भी उनके साथ दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का मौजूद नहीं था। न्याय यात्रा को कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ का जो काडर है, उसके अंदर एक ऊर्जा फूंकने के लिए, या कहें कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए निकाय चुनाव से पहले उसके तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन इस प्रकार अगर अपने ही नेता, जो कांग्रेस के ही नेता हैं, उनके बीच में इस तरह अंतर्कलह या आपसी मनमुटाव, एक दूसरे से दूरियां देखने को मिलेंगी, तो कार्यकर्ता एकजुट कैसे हो पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नेता ही एक साथ नहीं रहेंगे तो आने वाले चुनाव में इसका निश्चित रूप से बुरा प्रभाव कांग्रेस पार्टी को देखने मिलेगा। क्योंकि जैसे ही जब पहला दिन होता है तो सभी मंत्री एक साथ हो जाते हैं, एक साथ जो है 22 किलोमीटर जैसी लंबी यात्रा एक दिन में तय करते हैं। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही चालू होता है केवल सिर्फ पीसीसी चीफ दिखाई देते, तो निश्चित रूप से इसका बुरा असर जो है जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस पार्टी को इसके नकारात्मक प्रभाव का जो सामना करना पड़ेगा आने वाले जो है ग्राम पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में। इसका जो
अंजाम होगा, जिस तरह से मतभेद, इसे लोग मतभेद ही मानेंगे, जिस तरह से पहले दिन सभी नेता का दिखाई देना, उसके बाद दूसरे दिन से सभी का गायब हो जाना, केवल पीसीसी चीफ दीपक बैच कार्यकर्ताओं के साथ केवल अकेले चल रहे थे, इसका निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस पार्टी को जो है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच इस तरह एकजुटता ना होना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर तो प्रभाव डालेगा ही, जनता भी इसका गलत ही मैसेज लेगी। बहुत शुक्रिया जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।